हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतुम आर्ट्स एंड स्टडी। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इसका थ्योरी सेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। 1921 में तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की। तो हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी जो सीमा है जम्मू कश्मीर के मांडा में था, और इसका दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र का दैमाबाद क्षेत्र पड़ता है, और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ था, तथा पश्चिमी सीमा सुत्रा गंडोर अर्थात वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। तो हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना कैसी थी। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातत्व अवशेषों से तथा इसके अनुसंधान से मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल विकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके जो नगर थे लगभग 2 वर्गों में विभाजित थे। पहला वर्ग में शासक वर्ग निवास करता था, और यह दुर्ग चारों तरफ से ईंटों के दीवार से घिरा हुआ था। और दूसरा जो कि निचला दुर्ग था वह बहुत विशाल था, जिसमें गरीब लोग यानी बोले तो सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर आदि श्रमिक निवास करते थे। यह दुर्ग चारों तरफ से ईंटों से घिरा हुआ नहीं था। तो आगे देखते हैं। सड़कें जो थी जिनके बगल में नालियां होती थी, ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घरों के दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थीं, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर से खुलती थीं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई का और मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता था, और सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें ज़्यादा प्रचलित थीं। तो हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पाई लिपि कैसी थी। तो आइए देखते हैं। तो इसकी लिपि चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। आज तक किसी पुरातत्व अनुसंधानकर्ता ने इसकी लिपि को नहीं पढ़ पाया। तो हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। इसका सामाजिक जीवन प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाता है। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक थी।
समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला विद्वान यानी पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी तथा चौथा श्रमिक वर्ग था। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी भी रखा करते थे। और आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन कैसी थी, जिसमें लोग किन किन विषयों पर ध्यान रखते थे। सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण कृषि तथा व्यापार था। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों आदि कपास की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास का पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन यानी सिंडोन नाम दिया। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के भी व्यापार होता था। इसके प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकक्ष थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फल नहीं मिले हैं। संभवतः ये लोग लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ पशुपालन भी विकसित हुआ था। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सूअर, कुत्ते आदि होने का अनुमान लगाया जाता है। आगे हम देखते हैं इसकी राजनीतिक जीवन कैसी थी। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में व्यापारी वर्ग की भूमिका ज़्यादा थी, जो कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्र न होकर लोकतंत्र था यानी जनतंत्रात्मक था। तो हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन किस तरह का था। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। दाह संस्कार यानी जो कि हिंदू धर्म में हमें देखने को मिलता है कि शरीर को पूरी तरह से लोग अग्नि के हवाले कर देते हैं तथा उसके अवशेष को लोग नदी में बिखेर देते हैं। दूसरा पूर्ण समाधान यानी शरीर को पूरी तरह से मिट्टी में दफन कर देना, जो कि इस्लाम धर्म में हमें देखने को मिलता है। तीसरा है आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। आंशिक समाधान वह होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर को जंगल में रख दिया जाता है तथा जंगली जानवरों द्वारा उसके मांस को खा लिया जाता है। जो कुछ अवशेष बचते थे लोग उसे एक कलश में रखकर उसे गाड़ देते थे। तो आगे हम देखते हैं ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता आदि की पूजा करते थे यानी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसके अलावे सिंधुवासी वृक्ष, पशु, पक्षी, सांप इत्यादि की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार तथा प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के तथा सूर्य पूजा में होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मृणमृति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है। तो हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की ही तरह इसके पतन के कोई एक कारण नहीं माना जाता है। इसके पतन के कारण अलग अलग थे। पहला कारण यह था कि बाह्य आर्यों का आक्रमण, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाहरी लोगों का आक्रमण हो गया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा और तीसरा कारण था जलवायु परिवर्तन। इनमें से मुख्य जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन के कारण लोग वहाँ से दूसरे स्थान पर चले गए
और दूसरा था बाढ़। बाढ़ में पूरी सभ्यता ही जलमग्न हो गई, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता बसी हुई थी, तो जिसके कारण नदी में बाढ़ आने के कारण यह सभ्यता डूब गई। जैसा कि हम मोहनजोदड़ो मूवी में देखने को मिलता है कि पूरी सभ्यता ही जलमग्न हो गई थी। और जलवायु परिवर्तन का निष्कर्ष यह भी लगाया जा सकता है कि लोग नदियों ने अपना स्थान बदल दिया, जिसके कारण लोग वहाँ से दूसरे स्थान पर जाने को विवश हो गए, और प्रशासनिक स्थिरता के कारण भी हो सकता है, जिसमें लोग अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह चले गए होंगे। या छठा कारण यह है कि प्राकृतिक आपदा, जैसे महामारी का फैल जाना या मलेरिया जैसे बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चले गए, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा MCQ क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।